हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड दिस इज द 38th लेक्चर ऑफ आवर 1000 एमसीक्यू सीरीज। एंड आज के लेक्चर में हम करेंगे फिर से कुछ और क्वेश्चन ऑन सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। लास्ट 3 दिन से मैं लेक्चर नहीं डाल पा रही थी। रीजन आपको पता होगा अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो। एक्चुअली अभी 3 दिन पहले ही फ्राइडे इवनिंग में मेरे चैनल ने 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट किए हैं। तो बस इसी खुशी और ये जो छोटी सी अचीवमेंट है जो आप लोगों के सपोर्ट के कारण पॉसिबल हो पाई है, उसी को एंजॉय कर रही थी। बट नाउ आई एम बैक। मैं वापस आ गई हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए। वैसे सच बताऊं तो मैंने ये जो 10,000 का जो फिगर है, 10,000 सब्सक्राइबर है, ये कभी सोचा भी नहीं था। इवन मेरे लिए तो 1,000 का फिगर भी बहुत बड़ा है। ये सोच के भी बहुत 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 अच्छा लगता है कि मैं 10,000 स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ अपने वीडियोस के थ्रू। थैंक्स टू गॉड। ये सब शायद भगवान की ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है, जिसके कारण ये पॉसिबल हो पा रहा है कि मैं सारी चीजें मैनेज कर पा रही हूँ, आप लोगों को पढ़ा भी पा रही हूँ और बाकी चीजें भी मैनेज हो रही हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर मेरे जो वीडियोस हैं उन पे जो नोट्स अवेलेबल है वो अगर आपको चाहिए इन पीडीएफ फॉर्म, देन यू कैन पिंग मी ऑन माय टेलीग्राम आईडी, ठीक है। मेरे नोट्स की अगर आपको एक कॉपी चाहिए, अगर सॉफ्ट कॉपी चाहिए, तब आप मुझे टेलीग्राम आईडी पे पिंग कर सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन 1। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि डैश गुड्स आर नोन एज स्केयर्स गुड। किन गुड्स को कहा जाता है स्केयर्स गुड, ठीक है। ये जो वर्ड है स्केयर, इसका मतलब होता है कमी, इनसफिशिएंट, अपर्याप्त, यानी वो गुड जो सफिशिएंट नहीं है, दोज आर कॉल्ड स्केयर गुड्स। तो डैश क्वेश्चन है कि डैश गुड्स आर नोन एज स्केयर गुड। किन गुड्स को स्केयर गुड कहते हैं? इकोनॉमिक गुड, ड्यूरेबल गुड, फ्री गुड या कंज्यूमर गुड। इनमें से किसको स्केयर गुड कहते हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो जरा सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि स्केयर गुड एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो स्कैर्स गुड आर दोज फॉर विच डिमांड वुड बी ग्रेटर देन सप्लाई इफ प्राइस वेयर जीरो। स्कैर्स गुड वो गुड होते हैं जिनकी डिमांड क्या होती है, डिमांड वुड बी ग्रेटर देन सप्लाई, जिनकी डिमांड ज्यादा होगी सप्लाई से। इफ प्राइस वुड बी जीरो, अगर प्राइस इनकी जीरो भी कर दी जाए, ठीक है, तो भी क्या होगी, डिमांड वुड बी ग्रेटर देन सप्लाई। तो ऐसे गुड्स को क्या कहते हैं, स्कैर्स गुड, ठीक है। और जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जितने भी इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज हैं, दे ऑल आर स्केयर्स, ये सब स्केयर हैं। यानी इन सब की क्या है, कमी है, इन सब की क्या है, शॉर्टेज है। एंड बिकॉज ऑफ दिस शॉर्टेज, इस शॉर्टेज के कारण ही जितने भी इकोनॉमिक गुड्स होते हैं, दे हैव अ पॉजिटिव प्राइस इन मार्केट। फिर से बोल रही हूँ कि इसी शॉर्टेज के कारण, क्योंकि ये जो स्केर्स गुड है ये इनसफिशिएंट क्वांटिटी में है, तो इनकी शॉर्टेज है, और इसी शॉर्टेज के कारण जितने भी इकोनॉमिक गुड हैं, दे हैव अ पॉजिटिव प्राइस इन मार्केट, उनकी पॉजिटिव प्राइस है मार्केट में। इसका मतलब है कि कंज्यूमर हैव टू पे दिस प्राइस टू गेट देम। कंज्यूमर को ये प्राइस पे करनी है इसे पाने के लिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको जवाब मिल गया है कि स्केर्स गुड क्या होते हैं, इकोनॉमिक गुड। इकोनॉमिक गुड आर नोन एज स्केयर गुड। ये कोई ड्यूरेबल गुड या फ्री गुड या कंज्यूमर गुड नहीं होता है, इट्स ए इकोनॉमिक गुड। इकोनॉमिक गुड की हमेशा, इकोनॉमिक गुड का क्या होगा, हमेशा डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, ठीक है। और इनकी पॉजिटिव प्राइस रखी जाती है ताकि कंज्यूमर को पे करना पड़े इन गुड्स को पाने के लिए, तो इन्हीं को स्केयर्स गुड कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, ये अच्छा क्वेश्चन है। डैश इज द फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन। इसमें से फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन कौन सा है, ठीक है। कुछ लॉज हैं, कुछ ये फेमस लॉज हैं, बहुत ही पॉपुलर लॉज हैं इकोनॉमिक्स के, जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न एंड ऑल ऑफ द अबव। ये 4 लॉ दिए गए हैं, आपको बताना है विच वन इज द फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन। कंजप्शन का सबसे पहला लॉ कौन सा है? तो बता दूं, कंजप्शन का सबसे पहला लॉ जो है दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक है। मैं देखती हूँ कि आपने भी नोटिस किया होगा कि हर वीडियो में एक क्वेश्चन तो इसमें होता ही है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो थोड़ा सा मैं इस लॉ के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है। इसमें तो इस नाम से इस क्वेश्चन में तो सिंपली ये पूछा गया है कि आप फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन बताइए,
बट क्या पता एग्जाम में पूछ लिया जाए कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में कितनी स्टेजेस होती हैं, या इसके बारे में कुछ भी कि जब मार्जिनल यूटिलिटी कब जीरो होती है, या कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमें बेसिक कॉन्सेप्ट जो है किसी भी क्वेश्चन का वो क्लियर होना चाहिए। ठीक, ये जो एमसीक्यूज मैं करा रही हूँ, इन एमसीक्यूज को कराने का पर्पस मेरा ये एकदम भी नहीं है कि मैं आपको बस इसका जो करेक्ट आंसर है वो बताऊं। इस क्वेश्चन के थ्रू इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर कराना मेरा मेन पर्पस है। ठीक है, क्योंकि कोई जरूरी, कई बार कह चुकी हूँ, कोई जरूरी नहीं है कि एग्जाम में यही क्वेश्चन आए। इससे रिलेटेड कुछ भी आ सकता है, पूछने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो जरा हमें ये तो पता चल गया, फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लेकिन ये होता क्या है? तो देखिए, डिमिनिशिंग मतलब कम होते जाना। ठीक है, डिमिनिश होते जाना, कम होते जाना। मार्जिनल यूटिलिटी, ये वर्ड भी आपने पढ़ा होगा, मार्जिनल यूटिलिटी यानी यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? दिस इज द एडेड सेटिस्फैक्शन दैट अ कंज्यूमर गेट when it consume one more unit of goods या services। जब कंज्यूमर एक एडिशनल गुड या सर्विसेज कंज्यूम करता है तो एडिशनल एक एडिशनल गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम करता है। ये वर्ड है ना मार्जिन, मार्जिन मतलब वन। जब एक एडिशनल गुड या सर्विस कंज्यूम करता है तो एडिशनल यूटिलिटी, एडिशनल सेटिस्फैक्शन जो उसे मिलता है उसको कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अब ये लॉ क्या कहता है? तो ये जो लॉ है, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, ये बेसिकली यही एक्सप्लेन करता है कि एज द पर्सन कंज्यूम्स एन आइटम और प्रोडक्ट, जैसे जैसे कोई पर्सन कोई भी आइटम किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करता जाता है तो जो सेटिस्फैक्शन, जो यूटिलिटी ये डिराइव करता है उस प्रोडक्ट से, वो कम होती जाती है, वो डिमिनिश होती जाती है। इसीलिए इसका नाम है डिमिनिशिंग, कम होती जाती है मार्जिनल यूटिलिटी, कम होती जाती है एज ही कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ गुड। ठीक है, जो भी गुड्स है, जो भी आइटम वो खा रहा है, एग्जाम्पल है कोई भी जो कंज्यूम कर रहा है बेसिकली। ठीक है, वो क्या है, समय के साथ उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कंज्यूम होने पे वो कम होती जाती है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, एक एग्जाम्पल बताती हूँ। एग्जाम्पल क्या है, जैसे सपोज करिए आप चॉकलेट खा रहे हैं, आपने चॉकलेट बाय की। ठीक है, पहले एक चॉकलेट खरीदी। सपोज करिए आप 10 चॉकलेट खरीद के ले आए मार्केट से। ठीक है, आपने पहली चॉकलेट खाई, पहली चॉकलेट खाई तो नो डाउट बहुत अच्छा फील होता है। ठीक है, चॉकलेट खाया, बहुत अच्छा लगा, बहुत सेटिस्फैक्शन लगा। ठीक है, दूसरी चॉकलेट खाएंगे तो भी चलिए अच्छा फील होगा। ठीक है, आपने खाई, बट उसके बाद तीसरी खाएंगे, चौथी खाएंगे, पांचवी खाएंगे, तो आप एनालाइज करिए आपको क्या उतना ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा जितना आपको पहली चॉकलेट या दूसरी चॉकलेट खाने में मिला था? नहीं। तो वही, यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यानी जैसे जैसे हम कंजप्शन बढ़ाते जाते हैं, जैसे हम एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते जाते हैं, जो सेटिस्फैक्शन, जो यूटिलिटी मिलती है, ठीक है, वो क्या होती है? वो डिमिनिश होती जाती है, कम होती जाती है। ठीक है, इसका ग्राफ ऐसा बनता है। अगर मैं मार्जिनल यूटिलिटी को यहाँ पे प्लॉट करूँ, ठीक है, और यूनिट्स को, जो यूनिट कंज्यूम की जा रही है उसको यहाँ पे प्लॉट करूँ, तो मार्जिनल यूटिलिटी का जो ग्राफ होता है ना वो ऐसे करके ग्राफ बनता है। यानी जैसे जैसे यूनिट जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो अगर बढ़ती जाती है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? डिमिनिश होती जाती है, कम होती जाती है, और फाइनली जीरो भी हो जाती है। ठीक है, तो दिस इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मे बी ऑफ डैश टाइप। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता क्या है। देखिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी वो फैक्टर्स जो प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर बेसिकली दोज रिसोर्सेज, ये वो रिसोर्सेज हैं जो पीपल यूज करते हैं टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, हम जो रिसोर्सेज यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, दे आर बेसिकली द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और देयर आर 4 बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, 4 बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। कौन कौन से याद करिए? वैसे एक बार पहले एक क्वेश्चन में मैं बता चुकी हूँ कौन कौन से हैं। एक है लैंड, एक है लेबर, एक है कैपिटल, और एक क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप। तो दीज आर द 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, यानी दीज आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इकोनॉमी, और इन्हीं रिसोर्सेज की हेल्प से गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जा सकती हैं। लैंड, लेबर, ठीक है, ये सी है, सॉरी, दिस इज कैपिटल, दिस इज एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको आंसर मिल गया है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक,
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन relates to dash only, long run, short run, very long run, very short run। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आपने पढ़ा होगा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आपने थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में पढ़ा होगा, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है। तो बता देती हूँ, दिस लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज रिलेट्स टू शॉर्ट टर्म ओनली। तो वहां पे वैसे आपने पढ़ा होगा थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में, जब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा था, तो दिस रिलेट टू शॉर्ट रन ओनली, ये केवल शॉर्ट रन से रिलेटेड है। दिस लॉ रिलेट टू शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन से रिलेटेड है। और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में कहा क्या गया है, चलिए बता देती हूँ। लॉ ऑफ वेरिएबल, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इस पे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, अगर आपने बाकी फैक्टर को कांस्टेंट रखा है, एंड व्हेन यू इंक्रीज द वेरिएबल फैक्टर, अगर आप वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, और बाकी फैक्टर को आपने कांस्टेंट रखा है, बेसिकली ये इनपुट। चलिए पहले ये बताती हूँ मोटा मोटा कि ये किससे रिलेटेड है। इस लॉ में रिलेशनशिप बताया गया है किसके किसके बीच में, यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, ठीक है, वेरिएबल फैक्टर, जो भी वेरिएबल फैक्टर ऑफ इनपुट है उसके बीच में रिलेशनशिप, एंड आउटपुट, जो अमाउंट ऑफ आउटपुट है ये कैसे वेरी करता है शॉर्ट रन में, ये बताया गया है इस लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में, ठीक है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या बताया गया है कि वेरिएबल फैक्टर, जो भी इनपुट हम दे रहे हैं, इसमें बाकी सब फैक्टर फिक्स्ड है, एक फैक्टर वेरिएबल है। तो जब हम वेरिएबल फैक्टर को वेरी कराते हैं तो हाउ द आउटपुट वेरीज, कैसे आउटपुट वेरी करता है, ये इसमें बताया गया है। तो इसमें बताया गया है कि अगर एक फैक्टर को हमने वेरी कराया, बाकी फैक्टर्स को अगर फिक्स रखा है, तो व्हेन वी इंक्रीज द वेरिएबल फैक्टर, ठीक है, जब हम वेरिएबल फैक्टर, सपोज करिए हमने एक्स एक्सिस पर लेबर लिया, जब हम इस वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते जाते हैं, ठीक है, वेरिएबल फैक्टर को जब हम इंक्रीज करते हैं, तो क्या होता है, इनिशियली द टोटल प्रोडक्ट इनिशियली इंक्रीज, जो टोटल प्रोडक्ट है वो इनिशियली इंक्रीज करता है एट इंक्रीजिंग रेट, उसके बाद इंक्रीज करता है एट डिमिनिशिंग रेट, ठीक है, और उसके बाद इवेंचुअली इट स्टार्टेड फॉलोइंग, इट स्टार्टेड डिक्लाइन, ठीक है। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, इसका ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैंने वाई एक्सिस पे टोटल प्रोडक्ट प्लॉट किया है और एक्स एक्सिस पे लेबर प्लॉट किया है, ठीक है, तो अगर सपोज करिए लेबर क्या है, वेरिएबल फैक्टर है, इनपुट का वेरिएबल फैक्टर है, तो एज वी इंक्रीज द नंबर ऑफ लेबर, जैसे जैसे हम नंबर ऑफ लेबर बढ़ाते जाते हैं, तो ये लॉ क्या कहता है कि शॉर्ट रन में जैसे जैसे हम नंबर ऑफ लेबर बढ़ाते जाते हैं, जो टोटल प्रोडक्ट है इनिशियली वो इंक्रीज करता है एट इंक्रीजिंग रेट, वो इनिशियली इंक्रीज करता है एट इंक्रीजिंग रेट, उसके बाद इंक्रीज करता है एट डिमिनिशिंग रेट, और उसके बाद क्या होता है, इट स्टार्टेड फॉलोइंग, ठीक है। तो दिस इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसमें 3 स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। इसमें इवन एक क्वेश्चन एक बार ये भी आया था कि इसमें कितनी स्टेजेस होती है, तो इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है, 3 स्टेजेस होती हैं और ये शॉर्ट रन से रिलेटेड है, ठीक। तो दिस इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इस पे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द टोटल डैश कर्व, अगला है द टोटल डैश कर्व विल बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन। इसमें कौन सी, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट या केवल कॉस्ट, इसमें से कौन सा कर्व या कौन सा ग्राफ है जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनता है, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। तो जरा मैं सबसे पहले इन चारों चारों क्या, कॉस्ट तो मतलब जानते ही हैं आप, इन 3 कॉस्ट के बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, या आंसर आप खुद ही कर लेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है विच वेरीज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ वेरी करे, ठीक है। आपने 100 यूनिट का प्रोडक्शन किया तो वेरिएबल कॉस्ट शायद 1000 रुपए आ रही है, ठीक है। आपने 110 यूनिट का प्रोडक्शन किया तो वेरिएबल कॉस्ट शायद 1500 आ रही है, ठीक है। तो वो कॉस्ट विच वेरीज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, आप जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे वो खर्चा जो बढ़ता जाता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट, जो चेंज होता जाता है, जो वेरी करता है, इसीलिए इसका नाम वेरिएबल कॉस्ट है। अगला क्या है, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट मतलब वो खर्चा विच रिमेन फिक्स, वो खर्चा जो फिक्स रहता है, और which is irrespective of the level of production, लेवल ऑफ प्रोडक्शन एक पर्टिकुलर लिमिट तक चाहे जितना भी हो
वो खर्चा जो फिक्स रहता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने 100 यूनिट का प्रोडक्शन किया, तो भी फिक्स कॉस्ट का खर्चा सपोज करिए 2000 आ रहा है, ठीक है। आपने 110 यूनिट का प्रोडक्शन किया तो भी फिक्स कॉस्ट का खर्चा 2000 आ रहा है। आपने 120 यूनिट का किया तो भी फिक्स कॉस्ट का खर्चा 2000 आ रहा है। तो इस टाइप की कॉस्ट को कहते हैं फिक्स कॉस्ट। जैसे रेंट हुआ, इंश्योरेंस हुआ, ये सब फिक्स कॉस्ट है। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? तो मार्जिनल, देखिए मार्जिन वर्ड से बना है, मार्जिन मतलब वन। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? चेंज इन टोटल कॉस्ट व्हेन वी इंक्रीज 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। यानी टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आता है, टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आता है जब आप 1 यूनिट प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। ठीक है, 1 यूनिट। पहले आपने 10 फैन बनाए तो शायद खर्चा आया 1000 रुपए का। आपने 11 फैन बनाए तो शायद खर्चा आया 1050 का। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी? मार्जिनल कॉस्ट इज चेंज इन टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आया जब आपने 1 यूनिट एडिशनल बढ़ाया। ठीक है, 1 यूनिट ज्यादा प्रोडक्शन किया तो टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आया, दिस इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे कितनी है? 50 रुपए। ठीक है, तो ये होती है मार्जिनल कॉस्ट। और अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं, ठीक है, तो अगर मैं वाई एक्सिस पे प्लॉट करूं कॉस्ट, ठीक, और एक्स एक्सिस पे अगर मैं प्लॉट करूं आउटपुट, ठीक है, तो जो ग्राफ है फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट का वो कैसा बनेगा? फिक्स कॉस्ट का ग्राफ ऐसे बनेगा। आउटपुट चाहे 1 यूनिट हो, 2 यूनिट है, 3 यूनिट है, 10 यूनिट है, 20 यूनिट है, आउटपुट बढ़ता जाए लेकिन फिक्स कॉस्ट क्या है? दिस रिमेन फिक्स। मैंने इस एग्जांपल में 2000 बताया ना, तो 2000 ही रहेगा। ठीक है, और जब कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा, जीरो प्रोडक्शन हो रहा है, तो भी क्या होगा? आपने फैक्ट्री तो रेंट पे ले ली होगी ना, इंश्योरेंस भी दे रहे होंगे, तो भी खर्चा क्या होगा? फिक्स कॉस्ट अकर करेगा। तो फिक्स कॉस्ट का जो ग्राफ होता है दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक, और जो वेरिएबल कॉस्ट होती है इसका ग्राफ कैसा होता है? इसका ग्राफ ऐसा होता है। तो दिस इज द एरिया ऑफ फिक्स लाइन, फिक्स कॉस्ट का एरिया है, ये है फिक्स कॉस्ट एंड दिस इज वेरिएबल कॉस्ट, ये वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, देखिए ये बढ़ती जा रही है। वेरिएबल कॉस्ट क्या है? जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जा रहा है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है? बढ़ती जा रही है। मटेरियल का खर्चा वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या आता है? डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट है। मटेरियल का खर्चा क्या है? बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे। तो दिस इज फिक्स कॉस्ट, दिस इज वेरिएबल कॉस्ट। तो मेरे ख्याल से अब आप आंसर कर सकते हैं कौन सा कर्व हॉरिजॉन्टल लाइन होता है? तो ऑप्शन बी, फिक्स कॉस्ट का कर्व हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। द सप्लाई कर्व ऑलवेज स्लोप। जो सप्लाई कर्व होता है उसका स्लोप कैसा होता है? अपवर्ड, डाउनवर्ड, बोथ या नीदर? सप्लाई कर्व कैसा होता है? तो हम जानते हैं जो सप्लाई कर्व होता है उसका जो कर्व है वो कैसा होता है? पॉजिटिव स्लोप। वो ऐसा कुछ पॉजिटिव स्लोप होता है। जो सप्लाई कर्व है वो पॉजिटिव स्लोप होता है। ठीक है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है, पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी एंड प्राइस। क्योंकि क्वांटिटी और प्राइस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इसलिए जो स्लोप होता है दैट इज पॉजिटिव स्लोप। इसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव स्लोप है क्योंकि हमने लॉ ऑफ सप्लाई में पढ़ा है। ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा था ना, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड आपने पढ़ा था। इवन डिमांड और सप्लाई माइक्रो इकोनॉमिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आता ही आता है उनपे। ठीक है, तो हमने लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा है, उसमें हमने रिलेशनशिप पढ़ा है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई, नो क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई के बीच में हमने रिलेशनशिप पढ़ा है। तो वहां पे हमने पढ़ा है कि एज द प्राइस इंक्रीजेस, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होती है दिस विल लीड टू क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। ठीक है, ये हमने लॉ ऑफ सप्लाई में पढ़ा था कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड द क्वांटिटी सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो इसका ग्राफ क्या होता है? इसका ग्राफ ऐसे बनता है, पॉजिटिव अपवर्ड स्लोप। एंड दिस लॉ ऑफ सप्लाई इज द फंडामेंटल या कह लीजिए बहुत बेसिक प्रिंसिपल है इकोनॉमिक्स का। ठीक है, इसमें एक चीज है कि इफ अदर फैक्टर कांस्टेंट, अगर बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट है तब ऐसा होता है कि इंक्रीज इन प्राइस विल लीड टू इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। प्राइस जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ती है। ठीक है, और तो यानी मेरे ख्याल से आपको आंसर मिल गया है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश इज द सेंटर ऑफ ऑल मार्केटिंग पॉलिसी। मेरे ख्याल से कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। डैश इज द सेंटर ऑफ ऑल मार्केटिंग पॉलिसी। जो भी मार्केटिंग पॉलिसीज होती हैं उसके सेंटर, उसका सबसे मेन पॉइंट क्या होता है? प्राइस होता है, प्रोडक्ट होता है, प्रॉफिट होता है या पब्लिसिटी होता है? क्या होता है?
तो मेरे ख्याल से ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। प्रोडक्ट इज द सेंटर ऑफ ऑल मार्केटिंग पॉलिसीज। जो भी मार्केटिंग पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशन बनाता है उसके सबसे जो मेन जो सेंटर है दैट इज प्रोडक्ट। देखिए प्रोडक्ट की ही आप प्राइस फिक्स करते हैं, प्रोडक्ट ही अच्छे से सेल होगा तो प्रॉफिट होगा, और प्रोडक्ट की ही पब्लिसिटी करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो प्रोडक्ट क्या है? दिस इज द सेंटर ऑफ ऑल मार्केटिंग पॉलिसी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इन द लॉन्ग रन, लॉन्ग रन में अ फर्म इन परफेक्ट कंपटीशन अर्न। लॉन्ग रन में जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की जो फर्म्स होती हैं वो क्या अर्न करती है? नॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट की 12.33% प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की जो फर्म होती है वो क्या अर्न करती है। तो ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, ये जो 48 क्वेश्चन है ये भी बहुत अच्छा है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। वैसे इसका आंसर है नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, इसका आंसर है, वेज माय पेन, एक सेकेंड। इसका आंसर है ऑप्शन ए, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। बट कैसे नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है? लॉन्ग रन में जो परफेक्ट कंपटीशन की जो फर्म्स होती हैं वो कैसे नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती हैं, ये जरा मैं आपको बताती हूँ। तो अंडर परफेक्ट कंपटीशन में हम जानते हैं कि देयर इज अ फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म। फर्म के एंट्री एंड एग्जिट की फ्रीडम होती है। ठीक है, तो एंट्री और एग्जिट की फ्रीडम होती है, तो जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा होता है इस मार्केट में, तो उसको देख करके क्या होता है, न्यू फर्म्स, जो नई फर्म है, न्यू फर्म्स इंटर द मार्केट, न्यू फर्म मार्केट में इंटर होती है। ओके, इसको मैं जरा लिख भी देती हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं देयर इज अ फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। मैं इनिशियल लिख रही हूँ। हम जानते हैं एंट्री एग्जिट की फ्रीडम होती है, तो जब इस मार्केट में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है तो उसको देख करके जो न्यू फर्म्स होती हैं दे इंटर दिस मार्केट, वो इस मार्केट में इंटर होती हैं। ठीक है, टू टेक द बेनिफिट, टू गेट द बेनिफिट ऑफ सच प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट हो रहा है इसका बेनिफिट उठाने के लिए। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होती है, और फर्म्स आ गई हैं इस मार्केट में, उसकी वजह से क्या होती है, सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। सप्लाई मार्केट में इंक्रीज हो जाएगी, सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी तो प्राइस फॉल हो जाएगी। ठीक है, सप्लाई बढ़ गई, प्राइस फॉल हो जाएगी। तो अब देयर विल बी सुपर नॉर्मल लॉस इन द मार्केट। तो इसकी वजह से क्या होगा, अब सुपर नॉर्मल लॉस होगा मार्केट में। ठीक है, और सुपर नॉर्मल लॉस जो होता है, ये जो फर्म बियर कर लेंगी इस लॉस को वो तो सरवाइव करेंगी, बाकी जो नई फर्म है जो अभी स्टैब्लिश नहीं हो पाई हैं, दे विल एग्जिट द मार्केट। वो क्या होंगी, सुपर नॉर्मल लॉस को अवॉइड करने के लिए दे विल एग्जिट द मार्केट, वो मार्केट से एग्जिट हो जाएंगी। ठीक है, टू अवॉइड सच लॉस, इस लॉस को अवॉइड करने के लिए वो एग्जिट हो जाएंगी। अब एग्जिट हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, सप्लाई वापस क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी इस मार्केट में। अब सप्लाई फॉल हो जाएगी तो क्या होगा, प्राइस विल राइज। यही है, सप्लाई अगर फॉल हो जाएगी तो प्राइस विल राइज रिस्पेक्टिवली, प्राइस राइज हो जाएगी। तो यही जो एंट्री एंड एग्जिट का मैकेनिज्म है, जो फर्म्स का एंट्री और एग्जिट का मैकेनिज्म है इस मार्केट में, उसी के कारण जो प्रॉफिट होता है इस मार्केट में, लॉन्ग रन में जो प्रॉफिट होता है दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट, वो नॉर्मल प्रॉफिट होता है। ठीक, तो दिस इज द रीजन। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये एक अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ओलिगोपोली मीन्स, ओलिगोपोली मतलब क्या होता है? ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। ओलिगोपोली मतलब सिंगल सेलर, फ्यू सेलर, एक मिनट, हाँ, सिंगल सेलर, फ्यू सेलर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, या नो बायर, क्या होता है ओलिगोपोली? तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि ओलिगोपोली एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऑलमोस्ट मैं आपने नोटिस किया होगा कि ऑलमोस्ट हर वीडियो में एक क्वेश्चन ओलिगोपोली पर रहता ही है। अलग अलग तरीके से पूछेंगे, कार्टेल के बारे में कभी पूछेंगे, कभी ओपेक के बारे में पूछेंगे, कुछ भी पूछेंगे, बट ओलिगोपोली पे रहता ही है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चन हर लेक्चर में। तो ओलिगोपोली जरूर करके जाइएगा एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो चलिए मैं बताती हूँ ओलिगोपोली मतलब क्या होता है। काफी बार डिस्कस हुआ है, एक बार फिर से बता दे रही हूँ अगर आपने बाकी मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो। ओलिगोपोली, तो सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर में बता देती हूँ। आपने मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ा था इकोनॉमिक्स में, तो आपने पढ़ा था कि दो मेन टाइप के मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट और एक होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। दो तरीके के होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। इम्परफेक्ट में 3 आते हैं, कौन कौन से, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर दो टाइप का, परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, और इम्परफेक्ट में 3 आते हैं, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। इस क्वेश्चन में ओलिगोपोली के बारे में बात की जा रही है। ठीक है,
जरा मैं सारे ही मार्केट में नंबर ऑफ सेलर बता देती हूँ। यहाँ पे सेलर्स का एग्जांपल दिया ना, फ्यू सेलर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर। तो ये जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, यहाँ पे क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, बहुत सेलर होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं। मोनोपोली में क्या होता है, देयर इज वन सेलर। मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है, इसीलिए मोनोपोली होती है, जैसे रेलवेज, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक में भी लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं, ठीक है। ओलिगोपोली में क्या होता है, देयर आर फ्यू सेलर। ओलिगोपोली में फ्यू सेलर्स होते हैं, कुछ ही सेलर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओलिगोपोली मतलब फ्यू सेलर्स, ठीक। अच्छा, मुझे एक डायग्राम एक याद आ रहा है, इवन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप दो नए टर्म सीखेंगे। तो ये जरा डायग्राम याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, तो मैंने सोचा मैं बता देती हूँ। ये देखिए, ये बॉक्स है, किसी बुक में मैंने ये देखा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा तो लर्न कर लिया मैंने इसे। तो ये देखिए, सपोज करिए आपने यहाँ प्लॉट किया सेलर, यहाँ पे बायर, यहाँ पे वन, यहाँ पे फ्यू, यहाँ पे वन, यहाँ पे ये क्या है, फ्यू, ठीक है। दिस इज वन, दिस इज फ्यू, ठीक है। ये है सेलर, ये है बायर। तो सेलर जब वन होते हैं तो क्या होता है, मोनोपोली, ठीक है। सेलर जब वन होते हैं तो क्या होता है, मोनोपोली। सेलर जब फ्यू होते हैं तो क्या होता है, ओलिगोपोली, ठीक है। यहां तक तो समझ में आ गया। अब बायर की बात करते हैं। बायर जब वन होता है तो उसको क्या कहते हैं, बायर जब वन होता है तो उसको क्या कहते हैं, और बायर जब फ्यू होते हैं तो उसको क्या कहते हैं। तो ये इस डायग्राम में बताया है। तो बायर जब वन होते हैं, ये सुनिएगा, बायर जब वन होते हैं तो उसको कहते हैं मोनोप्सोनी, मोनोप्सोनी, ठीक है। बायर जब वन होते हैं तो उसको कहते हैं मोनोप्सोनी। इवन इस पे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं कि मोनोप्सोनी क्या है, ओलिगोप्सोनी क्या है। तो बायर जब वन होते हैं तो उसको कहा जाता है मोनोप्सोनी, और जब बायर फ्यू होते हैं तो उसको कहा जाता है ओलिगोपोप्सोनी, ओलिगोप्सोनी, ठीक है। OLIGOPSONY, ओलिगोप्सोनी, ठीक है। तो ये दो और इंपॉर्टेंट टर्म है, इससे रिलेटेड थे तो मैंने सोचा बता दूं, तो ये भी ध्यान में रखिएगा, इससे भी पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग इज अडॉप्टेड बाय फॉलोइंग अ, पेनिट्रेशन प्राइसिंग अडॉप्ट की जाती है कैसे, बाय फॉलोइंग द लो प्राइस, ठीक है। कैसे अडॉप्ट की जाती है, बाय फॉलोइंग लो प्राइस, हाई प्राइस, डुअल प्राइस, सपोर्ट प्राइस। कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटजी इसमें फॉलो की जाती है पेनिट्रेशन प्राइसिंग में, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन। तो ये जो पेनिट्रेशन प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट है, आप इकोनॉमिक्स में तो पढ़ते ही हैं, इसके साथ एक और सब्जेक्ट है जहाँ पे आपने ये पढ़ा होगा। कहाँ पढ़ा है बताइए, आपने पढ़ा है ये मार्केटिंग मैनेजमेंट में, कॉटलर में, ठीक है। फिलिप्स कॉटलर की बुक है, उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है पेनिट्रेशन प्राइसिंग के बारे में। तो आपने ये कॉन्सेप्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट में पढ़ा होगा। मार्केटिंग मैनेजमेंट में जब प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो दिस इज वन ऑफ द स्ट्रेटजी फॉर प्राइसिंग द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की प्राइसिंग करने की एक स्ट्रेटजी है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जो बिजनेस यूज करते हैं टू अट्रैक्ट द कस्टमर टू अ न्यू प्रोडक्ट। कंपनी ने या फर्म ने कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया है, कोई नई सर्विस लॉन्च की है, ठीक है। तो इनिशियल स्टेज पे कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए ये स्ट्रेटजी यूज की जाती है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग। इसमें क्या किया जाता है, लोअर प्राइस ऑफर की जाती है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, लोअर प्राइस ऑफर की जाती है ड्यूरिंग द इनिशियल ऑफरिंग। इनिशियल स्टेज पे जब प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है, इनिशियल स्टेजेस पे कुछ समय तक लोअर प्राइस ऑफर की जाती है टू अट्रैक्ट द कस्टमर, ठीक है। तो बेसिकली दिस लोअर प्राइस हेल्प द न्यू प्रोडक्ट टू पेनिट्रेट द मार्केट। ये जो लोअर प्राइस है, ये प्रोडक्ट को हेल्प करती है कि वो मार्केट में अंदर तक जा सकती है, पेनिट्रेट कर सकती है, ठीक है, और नए कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकती है, और कंपटीशन को थोड़ा सा अवॉइड कर सकती है। तो इस स्ट्रेटजी को कहा जाता है पेनिट्रेशन प्राइसिंग, ठीक है, इस प्राइसिंग स्ट्रेटजी को, ठीक है। चलिए, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। ये आज के लेक्चर का हमारा आखिरी क्वेश्चन था, और मैं उम्मीद करती हूँ आज जो मैंने पढ़ाया आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइएगा। आप लोग का एक एक कमेंट, एक एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, ठीक है। तो मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा हाउ वाज दिस लेक्चर, और अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा इनको, ठीक है। इन वीडियोस को केवल अपने तक नहीं रखना है, ठीक। तो चलिए फिर मैं लेक्चर आज का वाइंड अप करती हूँ, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।